एपिथेलियल टिश्यू की जो क्लासिफिकेशन में पहली क्लासिफिकेशन आती है उसको कहते हैं हम लाइनिंग एंड कवरिंग एपिथेलियम। अगर कल याद हो तो मैंने एपिथेलियल टिश्यू का एक फंक्शन आपको बताया था, दैट इज प्रोटेक्शन में ये बेसिकली हेल्प करती है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो आपके ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग्स होती हैं उनको कवर करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, ब्लड वेसल्स की जो आउटर लाइनिंग्स होती हैं उसको कवर करती हुई आपको ये दिखाई पड़ती है, इंटरनल ऑर्गन्स के जो आपको स्पेसिस दिखाई पड़ते हैं उन स्पेसिस को लाइन करने वाला एपिथेलियम भी आपके पास एक एपिथेलियल टिश्यू से आपके पास कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ता है। अब हम डील करने वाले हैं एग्जैक्टली में कि लाइनिंग एंड कवरिंग एपिथेलियम से आप यहां पर क्या समझने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लाइनिंग एंड कवरिंग सिंपल सी चीज है, किसी भी ऑर्गन को बाहर से लाइन करने वाले हम पर्टिकुलर चीजों के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो क्लासिफिकेशन लाइनिंग एंड कवरिंग एपिथेलियम की हम करने वाले हैं दैट इज ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेलुलर लेयर्स। तो कल अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसकी खासियत है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर लगे हुए आपके पास में सेलुलर लेयर। हो सकता है एक सेलुलर लेयर हो सकता है एक से ज्यादा सेलुलर लेयर हो। तो मैंने कहा था अगर एक ही सेलुलर लेयर लगी होगी तो हम उसको कहेंगे दैट इज पर्टिकुलरली दैट इज सिंपल एपिथेलियम। ठीक है जी। और अगर मल्टीपल लेयर लगी होंगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे थे दैट इज कंपाउंड आपके पास में एपिथेलियम के बारे में। अब देखिएगा, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर कितनी है, अगर सिंपली अगर आपके पास एक ही सेलुलर लेयर आपको दिखाई पड़ती है तो हम कहेंगे कि वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अगर एक से ज्यादा आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेलुलर लेयर लगी होंगी तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियम हो गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड एपिथेलियम को और आपके पास जो सिंपल एपिथेलियम है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई करते हुए यहां पर दिखाया है ऑन द बेसिस ऑफ कि सेल की शेप कैसी है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा किस चीज के बेसिस के ऊपर हम देख रहे हैं कि सेल की शेप आपको कैसी दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, सिंपल जो एपिथेलियम है वो आपके पास यहां पर 5 तरह से क्लासिफाई किया है। एक है स्क्वेमस टाइप का, एक है क्यूबिकल टाइप का, तीसरा सीलिएटेड, फोर्थ आपके पास कॉलमनर एंड फिफ्थ आपके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड एपिथेलियम को बहुत सारी बुक्स के अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी लिखा होता है। देखिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर लिखा हुआ है आप मान के चलिए कि वो भी बिल्कुल सही कंटेक्स्ट में लिखते हैं, लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब हुआ, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब आपको देखने में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो मल्टीपल लेयर की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा नहीं होगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड में अभी भी आपके पास जो लेयर होगी जो सेल की लगी हुई वो एक सिंगल ही लेयर होगी, लेकिन देखने में आपको ऐसा लगेगा कि मल्टीपल लेयर्ड है। हम इसको डील करेंगे आगे फर्दरली, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसको हमने फिर से फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक लिखा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है और दूसरा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब फिर वही बात आ गई कि आपके पास में मल्टीपल लेयर ऑफ आपके पास कहीं ना कहीं सेल्स दिखाई पड़ रही हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अब उसके बाद स्ट्रेटिफाइड को हमने फिर से क्लासिफाई किया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर और स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल के अंदर, क्योंकि अब स्ट्रेटिफाइड में जो सेल की शेप है वो स्क्वेमस टाइप की है और यहां पर स्ट्रेटिफाइड में जो सेल की शेप है वो क्यूबिकल टाइप की है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं केरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, और दूसरा आपके पास आती है नॉन केरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। देखिए सारी क्लासिफिकेशन से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर आप ये सोचेंगे क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वो हम अभी फर्दर डील करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला हम डील कर रहे हैं वो है सिंपल एपिथेलियम है और पहला हिस्सा डील करेंगे दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जो सेल दिखाई पड़ रहे हैं ये सेल है। ठीक है जी, तो सेल आपको कैसा दिख रहा है, पॉलीहिड्रल, सेंट्रली प्लेस्ड आपको एक न्यूक्लियस दिखाई पड़ रही है और साइटोप्लाज्म का कंटेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। कल हमने कहा था कि सेल एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है और उसके लिए हमारे पास में कहीं ना कहीं सेल जंक्शंस उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बारे में हमने कल पर्टिकुलर डील कर लिया था कि सेल जंक्शन या स्पेशलाइज्ड जंक्शन हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। अब देखिएगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की हमारे पास में खासियत क्या होती है, अब इसको डील करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखता है, यूनिलेयर्ड है। सिंपल सी बात है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मीन बाय एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए आपके पास में सिंगल लेयर ऑफ सेल आपको दिखाई पड़ेगी। सेल्स कैसा लिखता है, फ्लैट होते हैं या स्केल लाइक इन शेप होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास में कहीं ना कहीं स्क्वेमस सेल आपको दिखाई पड़े, तो स्क्वेमस सेल कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको, फ्लैट हो गया ना, स्पिंडल शेप्ड ऐसे,
और बीच में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, सेंट्रली प्लेस्ड आपके पास एक न्यूक्लियस आपको पक्का से दिखाई पड़ेगी। क्लियर हो गई जी। अब देखिए क्या लिखता है, सेल्स आर मोर इन विड्थ एंड लेस इन लेंथ। सिंपल सी बात है, जब आपको एक सेल स्ट्रेच्ड दिखाई पड़ेगा तो उसकी जो पर्टिकुलर विड्थ होगी वो आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी एज कंपैरिजन टू दी लेंथ। तो यहां की ओर को विड्थ में ये ज्यादा है और लेंथ में ये कम होते हैं, ये भी क्लियर हो गई। लेकिन जब इन्हीं चीजों को आप वर्टिकल सेक्शन में देखते हैं तो आपको ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेच्ड सेल दिखाई पड़ते हैं, इनकी अपीयरेंस आपके पास रेक्टेंगुलर टाइप की होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घरों में टाइल्स अगर लगी हो तो टाइल को अगर आई लेवल पर देखेंगे तो आपको वो टाइल कभी भी पूरी तरह से स्क्वायर फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ती है। आपको ऐसा लगेगा कि वो टाइल जो है वो स्ट्रेच हो गई है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर को जब आप टाइल की शेप को देखने की कोशिश करेंगे तभी आपको वो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ेगी या स्क्वायर फॉर्म में दिखाई पड़ेगी, अदरवाइज तो नहीं दिखाई पड़ सकती है। अब देखिए, जब हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास जो पर्टिकुलरली आई लेवल के ऊपर जब हम किसी भी एपिथेलियम को देखेंगे और उसके सेल आपको स्ट्रेच दिखाई पड़ेंगे तो उस पर्टिकुलर एपिथेलियम को हम कहेंगे कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। सेकंड पार्ट जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसी पर्टिकुलर एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जी पेवमेंट एपिथेलियम? ड्यू टू इट्स टाइल लाइक अपीयरेंस। देखिए, टाइल लाइक अपीयरेंस की वजह से इस पर्टिकुलर एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। तो एक और नाम है इसका, दैट इज टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पर्टिकुलर अपीयरेंस आपको दिखाई पड़ती है वो वेवी दिखाई पड़ती है, इसीलिए आपके पास इसी पर्टिकुलर एपिथेलियम को टेसलेटेड एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, क्या क्या चीजें मैंने कही मैं फिर बता दूं। सेल आपके पास यहां पर सिंगल लेयर में ही अरेंज दिखेंगे, सेल एक स्ट्रेच्ड फॉर्म में होंगे, विड्थ ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी, ये क्लियर हो गई जी। आई लेवल पर देखेंगे तो स्ट्रेचिंग दिखाई पड़ेगी और अगर आप ऊपर से नीचे की ओर को देखेंगे तो आपको स्ट्रेचिंग नहीं दिखाई पड़ती है। अगर आपके पास में टाइल लाइक अपीयरेंस अगर आपके पास इस एपिथेलियम की दिखाई पड़ती है तो उसको पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं, और अगर वेवी अपीयरेंस आपको इस एपिथेलियम की दिखाई पड़ेगी तो टेसलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। अब खासियत क्या है जी इस एपिथेलियम की, उसके बारे में जरा डील करते हैं। देखिए, क्योंकि सेल स्ट्रेच कर गया तो स्ट्रेच करने पर उसकी थिकनेस जो है वो आपको कम दिखाई पड़ रही है, और अगर थिकनेस अगर आपके पास कम हो गई तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी की पावर कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए यहां पर दिखाई पड़ रही है। और अगर स्ट्रेचेबिलिटी की पावर अगर आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी तो वो चीज पतली हो गई, और पतली होने पर किसी भी चीज से आपके पास फिल्ट्रेशन या किसी चीज की डिफ्यूजन जो है वो होना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सिंपल सी चीज है, कभी भी आपको कोई भी चीज अगर फिल्टर करनी हो तो फिल्टर करने के लिए आप मोटी वाली चीज का तो यूज नहीं करने वाले, आप पतली पतली चीजों का यूज करते हैं। तो सेम यहां पर फंडामेंटली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो आपके पास एक तरह से बहुत ही थिनेस्ट एपिथेलियम होती है, इसीलिए वो आपके पास मेनली दो फंक्शन आपको परफॉर्म करते हुए यहां पर दिखाई पड़ेगी, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज द डिफ्यूजन। और खासियत मैंने अभी बता दी, क्योंकि पतला एपिथेलियम होगा तो स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी इसमें आपको ज्यादा मिलेगी, तो ये भी क्लियरली आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, वुमेन कैप्सूल तो सबने पढ़ा होगा, जब आपने नेफ्रॉन पढ़ी होगी तो नेफ्रॉन का हिस्सा है वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल की जो अगर आपके पास एपिथेलियम को अगर आपसे पूछा जाए तो वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। हमें ये मालूम है कि वुमेन कैप्सूल जो है वो एक तरह से फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड में हमारे को कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है, तो ये चीज समझ आ गई जी, बहुत सिंपल सी चीज है। चले नेक्स्ट, अगर आपके पास एग्जांपल आते हैं वो है आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड द थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले की जो आपके पास लिम्ब्स हैं उनमें भी आपको कहीं ना कहीं आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो आपको दिखाई पड़ती है, इसीलिए जो आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है जहां पर ये होगी वहां पर रीएब्जॉर्प्शन का रोल भी होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन में होता क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर को आपके पास सब्सटेंसेस मूव करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यहां भी जो असेंडिंग या डिसेंडिंग लिम्ब की जो हम बात कर रहे हैं लूप ऑफ हेनले में, यहां भी सेम ही चीज होने वाली है, लेकिन वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए भी कहीं ना कहीं आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा एग्जाम्पल आते हैं आपके रेटेटेस्टिस, उसके बाद एल्वियोलाई ऑफ लंग। तो देखिएगा,
एल्वियोलाई की अगर आपके पास एपिथेलियम अगर आपसे पूछे जाए तो वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, इसीलिए गैसेस का डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होता। उसके बाद आपके पास स्मॉल ब्रैंक्यूल्स आती हैं, मीजोथीलियम आती है, उसके बाद विसरल एंड पैराइटल पेरिटोनियम आता है, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होती है? ब्लड वेसल की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। इनर लाइनिंग जो आपके पास हार्ट की आती है वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं यही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आपको मिलता है। देखिए अब सारे एग्जांपल याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज याद रखनी है एज एन ड्रॉपर, तो ध्यान दीजिए 3 एग्जांपल आप पक्का से याद कर चलेंगे। एक एग्जांपल दैट इज पर्टिकुलर वुमेन कैप्सूल, तो वुमेन कैप्सूल की जो लाइनिंग है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है। सेकंड आप जो एग्जांपल याद कर चलेंगे वो है ब्लड वेसल का जो इंटरनल पार्ट है जिसको हम एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं, वहां पर भी आपको यही पर्टिकुलर एपिथेलियम मिलेगा। और थर्ड एग्जांपल आप याद रखेंगे दैट इज एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में आपके पास पर्टिकुलर जो एपिथेलियम वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही आपको मिलती है। तो ये हो गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। दूसरा आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ध्यान दीजिएगा क्यूबिकल टाइप के सेल हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे सेंट्रली प्लेस्ड आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। मीन बाय अगर आप यहां से यहां की ओर को चलें चाहे यहां से यहां की ओर को चलें तो आपको पर्टिकुलरली जो डिस्टेंस मिलेगी वो हमेशा सिमिलर ही मिलेगी। इसीलिए आपके पास इस सेल को कैसे पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर क्यूबिकल सेल है या क्यूबॉइडल सेल है? आप हमेशा सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस से इस सेल के पेरिफेरी की ओर को कहीं ना कहीं दोनों साइड की ओर को डिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करेंगे। अगर वो डिस्टेंस अगर आपको सिमिलर मिलती है तो आप कहेंगे कि ये आपके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है या क्यूबॉइडल टाइप के आपके पास सेल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो सेंट्रली प्लेस्ड आपके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपैरिजन टू द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब सेल का मोटापा जो है वो भी आपको ज्यादा दिखाई पड़ना शुरू हो गया क्योंकि सेल की लेंथ अगर आपको यहां पर ज्यादा दिखाई पड़ रही है इसका मतलब सेलुलर लेयर की जो थिकनेस है यहां पर वो भी आपको ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये कोई फिल्ट्रेशन का रोल कर पाएंगे? नहीं। क्या ये पर्टिकुलर कोई आपके पास डिफ्यूजन का रोल कर सकते हैं? नहीं। तो कुछ और ही पर्टिकुलर फंक्शन ये यहां पर आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जरा यहां पर देखिएगा, ये आपके पास में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई पड़ रही है। ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। सेंट्रली प्लेस्ड आपको न्यूक्लियस है, एक सेल दूसरे सेल के साथ पूरी तरह से चिपके हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए कहां कहां पर एग्जैक्टली में ये एपिथेलियम होता है। देखिए पहला है आपके पास जो वेसिकल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वहां पर आपको ये एपिथेलियम मिलती है। दूसरा एसिनाई सेल्स होते हैं, एसिनाई सेल पेनक्रियास के एक्सोक्रीन टाइप के सेल्स होते हैं। एंडोक्रीन टाइप ऑफ सेल इन दी पेनक्रियास इज दी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लेकिन जो एक्सोक्रीन टाइप के सेल्स होते हैं पेनक्रियास में वो पर्टिकुलर उनकी जो एपिथेलियम होती है वो आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। तीसरा आपके पास आती है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, एक माइनर पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डील करेंगे वहां पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है सिक्रीटरी यूनिट्स जो होती हैं आपके पास स्वेट ग्लैंड्स की, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं यही एपिथेलियम मिलती है, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये आपने 4 एग्जांपल एज सच में यहां से ध्यान देते हुए चलने। फर्स्ट इज द वेसिकल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, second is the acini of the pancreas, third is the pancreatic duct and fourth is the secretory units of the sweat gland। क्लियर हो गई जी। अब जरा ध्यान देते हुए चलिएगा, कुछ एक मैंने पर्टिकुलर यहाँ कॉलम बनाया है, इस कॉलम के अंदर बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है। स्वेट ग्लैंड जो है वो एक क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ट्यूबुलर का मतलब हुआ ट्यूब लाइक, ठीक है जी। कोई आपको यहां पर स्क्वायर सर्कुलर फॉर्म में कोई भी सेलुलर अपीयरेंस आपको नहीं दिखाई पड़े। तो इसका मतलब क्वाइल्ड का मतलब क्या हो? ट्यूब क्या हो गई जी? क्वाइल्ड हो गई है। इस तरह से है आपके पास। तो स्वेट ग्लैंड कैसे होते हैं आपके पास में? क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स है एक तरह से। अब देखिए क्या लिखता है, क्वाइल्ड पार्ट ऑफ दिस ग्लैंड हैज सिक्रीटरी यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जो स्वेट ग्लैंड की सिक्रीटरी यूनिट होती है उस सिक्रीटरी यूनिट में ही आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके पास प्रेजेंट होती है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है, व्हाइल इन द सिक्रीटरी डक्ट ऑफ दिस ग्लैंड। अब हम ये बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक डक्ट के बारे में बात की है और एक बात की है जहां से सिक्रीशन हो रही है। जहां से सिक्रीशन हो रही है वहां पर सिंपल क्यूबॉइडल टाइप का एपिथेलियम है, लेकिन जो सिक्रीटरी डक्ट है इस ग्लैंड की
वहां पर एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ध्यान दीजिए, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे जब हम सिक्रीटरी डक्ट को एनालाइज करेंगे स्वेट ग्लैंड की, और जब इसकी सिक्रीटरी यूनिट को एनालाइज करेंगे तो आपको एपिथेलियम मिलेगी, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो भूलिएगा मत, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्लियर हो गई जी इसके बारे में। अब चलिएगा जरा ध्यान देते हुए अगला पार्ट, आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है दैट इज आइरिस। तो आइरिस में भी आपको बेसिकली जो एपिथेलियम मिलती है वो भी सिंपल क्यूबॉइडल टाइप की आपके पास एपिथेलियम है, ये भी आपने पक्का से ध्यान देना है। उसके बाद जो कोरोइड है, सीलियरी बॉडी है आई की। उसके बाद थिकेस्ट पार्ट जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले का आता है, वहां पर भी आपको पर्टिकुलर यही एपिथेलियम मिलती है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगेन नेफ्रॉन का ही पार्ट है, वहां पर भी आपको क्या मिलेगी, दैट इज पर्टिकुलरली यही वाली एपिथेलियम, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपने ध्यान रखना है वो है ये वाला, देखिए क्या लिखता है जरा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो गोनेड्स में पाई जाती है। गोनेड्स का मतलब है जो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में आपके पास ग्लैंड पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आपने पढ़ा होगा टेस्टिस होते हैं, ओवरी होते हैं, प्राइमरी आपके पास सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं। अब जरा ध्यान देते हुए चलिएगा, जो गोनेडल ऑर्गन होते हैं उन गोनेडल ऑर्गन की जो लाइनिंग है, उन गोनेडल ऑर्गन की लाइनिंग में जो आपके पास सेल्स पड़े होते हैं उनको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए टेस्टिस है, तो टेस्टिस में या ओवरी के अंदर आपके पास एक सेल चाहिए, जो सेल आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से होता हुआ आपको कहीं ना कहीं स्पर्म और ओवम की प्रोडक्शन करता हुआ आपको दिखाई पड़े। अब होगा क्या, जो आपके पास टेस्टिस की एपिथेलियम है और जो ओवरीज की आपको एपिथेलियम कुछ एक पर्टिकुलर उनके इंटरनल पार्ट में आपको दिखाई पड़ेगी, वहां पर जो सेल होंगे वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले सेल होंगे। अब वहां पर आप सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ना वर्ड यूज करते हुए आप वहां पर वर्ड यूज करते हैं दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। वर्ड क्या यूज करेंगे, जर्मिनल। इसका मतलब जर्मिनल एपिथेलियम किसकी मॉडिफिकेशन है, इट इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टेस्टिस या ओवरीज में प्रेजेंट होगा तो आप सिर्फ नाम क्या लिखेंगे, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम है। और जर्मिनल एपिथेलियम में जो आपके पास सेल्स क्यूबॉइडल टाइप के हैं उनको हम वहां पर लिखते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, एंड दीज प्राइमोर्डियल जर्म सेल विल अंडरगो the spermatogenesis and the oogenesis process in the testis and the ovary in order to form the sperm in the male and in order to form the ova in the female। अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में मॉडिफिकेशंस देखते हैं। क्या है जी, मॉडिफिकेशन जो आपके पास कुछ और तरह से पाई जा रही है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की पहली मॉडिफिकेशन का नाम है दैट इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ध्यान दीजिएगा, कल मैंने कहा था कि जो सेल है उन सेल के सरफेस के ऊपर हो सकता है माइक्रोविलाई या सीलिया लग जाए। अब देखिए, अगर क्यूबॉइडल सेल्स के सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई अगर आपके पास लग जाए तो हम उस पर्टिकुलर एपिथेलियम को उसके नाम के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हुए बताएंगे। तो अगर माइक्रोविलाई लगे होंगे क्यूबॉइडल सेल के सरफेस के ऊपर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में अगर आपको माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर दिखाई पड़े, जैसा यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये तो कॉलमनर में दिखाया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्यूबॉइडल टाइप का एक आपके पास सेल है, उस क्यूबॉइडल टाइप के सेल के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि है तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन सरफेस पे जब माइक्रोविलाई लग जाएंगे तो आप नाम यूज करना शुरू करेंगे दैट इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की खासियत क्या हो गई, खासियत ये हो गई कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और सरफेस एरिया जहां जहां पर भी इंक्रीज होता है, तो मैंने कल भी इस चीज के बारे में बताया था कि वो हेल्प करेगा या तो एब्जॉर्प्शन के अंदर या तो री एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो आपके पास ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल टाइप का एपिथेलियम जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है नेफ्रॉन की, वहां पर आपको मिलता है। क्लियर हो गई जी ये भी चीज। अब देखिए, अगर क्यूबॉइडल टाइप के सेल्स के सरफेस के ऊपर अब माइक्रोविलाई की जगह पर सीलिया लग जाए तो आप कहेंगे उस पर्टिकुलर एपिथेलियम को दैट इज सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सीलिएटेड टाइप के जो आपके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो रेयरेस्ट टाइप के होते हैं, एज सच में हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन नेफ्रॉन के कुछ हिस्से हैं जहां पर आपको पर्टिकुलर यही सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको दिखाई पड़ता है। अदरवाइज बॉडी में ज्यादातर हमारे कोई ऐसे ऑर्गन नहीं है जहां पर सीलिएटेड टाइप की क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको दिखाई पड़ती हो। क्लियर हो गया जी। अब देखिएगा थर्ड पार्ट आया दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में।
अब सिंपल सी बात है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो लगे हुए आपके पास सिंगल लेयर के सेल हैं, वो सेल आपको इलोंगेटेड दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम हो गई, ठीक है जी। और जो आपका ये न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर को ज्यादा है और टुवर्ड्स द अपर मार्जिन जो है वो आपके पास कम दिखाई पड़ता है। अब ध्यान दीजिए हम क्या किस तरह से डिफाइन करते हैं सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम को। एक ऐसा एपिथेलियम जहां पर आपके पास सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर सेल्स दिखाई पड़ेंगे और उन कॉलुमनर सेल की खासियत होगी कि उनकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर को आपके पास कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस है वो आपको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा इस पर्टिकुलर सेल का वो ज्यादा हो जाएगा, और जब भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो ऐसा पर्टिकुलर एपिथेलियम आपको हमेशा सिक्रीशंस देता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम को सिक्रीटरी एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कई बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो सिक्रीटरी टाइप की एपिथेलियम होती है। इट कैन बी अ सिक्रीटरी एपिथेलियम, लेकिन सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम ही एज सच में एक सिक्रीटरी एपिथेलियम है, और साथ ही साथ में यही पर्टिकुलर एपिथेलियम कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन का रोल करते हुए भी आपको दिखाई पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल लिखे हुए हैं, बाइल डक्ट जो होती है उस बाइल डक्ट में और लीवर में जो बेसिकली आपको एपिथेलियम दिखाई पड़ती है वो है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, भूलना नहीं है। अब आगे मॉडिफिकेशन। अब देखिए कॉलुमनर सेल के सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई लग जाएंगे तो ब्रश बॉर्डर्ड वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर हम एपिथेलियम कॉलुमनर टाइप का पढ़ रहे हैं तो वर्ड क्या यूज करेंगे, दैट इज ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर सेल्स के सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई लग गए, इसलिए मॉडिफाइड जो एपिथेलियम अब कहलाएगा वो है आपके पास ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमनर एपिथेलियम। कहां पर है जी ऐसा एपिथेलियम, वो है गॉल ब्लैडर में। तो आपने ये चीज पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो गॉल ब्लैडर में ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमनर एपिथेलियम आपको दिखाई पड़ रही है। उसके बाद आती है ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। अब देखिए ग्लैंडुलर से हम क्या समझते हैं, ऐसा एपिथेलियम जिसके पास में कहीं ना कहीं सिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस कॉलुमनर सेल के सरफेस के ऊपर अगर गॉबलेट सेल लग जाए, और गॉबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस की सिक्रीशन लगातार करते रहते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर एपिथेलियम को वहां पर मॉडिफाइड नाम से जाना जाएगा, दैट इज ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। कहां पर है जी एग्जांपल यहां पर, दैट इज स्टमक, कोलोन और रेक्टम में। स्टमक, कोलोन और रेक्टम में कॉलुमनर टाइप का ही एपिथेलियम होता है, लेकिन उस कॉलुमनर सेल्स के ऊपर आपके पास कहीं ना कहीं गॉबलेट सेल चिपके होते हैं जो लगातार आपके पास म्यूकस की सिक्रीशन करते रहते हैं। तो स्टमक, कोलोन और रेक्टम के अंदर आपके पास ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम आपको मिलती है। उसके बाद है आपके पास ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमनर एपिथेलियम। अब देखिए वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब कॉलुमनर सेल के सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई भी लगे हुए हैं और आपके पास कहीं ना कहीं गॉबलेट सेल भी लगे हुए हैं, तो दोनों चीजें प्रेजेंट हो जाएंगी। ऐसा एपिथेलियम आपको कहां पर मिलेगा, दैट इज ड्यूडिनम के अंदर, इलियम में और सीकम के अंदर। तो ये भी आपको पता लग गया। उसके बाद कॉलुमनर सेल के सरफेस के ऊपर सीलिया लग गए तो हम वर्ड यूज करेंगे, दैट इज सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। तो यहां से इंपॉर्टेंटली आपने एग्जांपल याद करते हुए चलें क्योंकि यहां से पूछा जाता है। जो फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब और आपके पास जो एपेंडाइमल एपिथेलियम होती है वहां पर सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपके पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल क्या होते हैं, जहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, तो उन वेंट्रिकल की लाइनिंग जो है वो आपके पास सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम से ही बनी होती है, लेकिन वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं एपेंडाइमल सेल्स या एपेंडाइमल एपिथेलियम। और फैलोपियन ट्यूब में आपके पास हमें पहले ही पता है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में जो आपके पास एपिथेलियम वो भी सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम आपको मिलती है। तो ये दो एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान देते हुए चले क्योंकि यहां से पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट पार्ट के अंदर वो है स्टीरियोसीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। अब ध्यान दीजिए, कॉलुमनर सेल के सरफेस के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, दैट इज स्टीरियोसीलिया। अब ध्यान दीजिएगा, सीलिया और स्टीरोसीलिया के अंदर अंतर क्या होता है। देखिए सीलिया जो है वाइब्रेट कर सकते हैं, स्टीरोसीलिया फिक्स्ड होते हैं। कैसे हैं जी, पूरी तरह से फिक्स्ड है, इनके अंदर कोई वाइब्रेटरी मूवमेंट्स आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो सिंपल सी बात है, कॉलुमनर सेल्स के सरफेस पर स्टीरोसीलिया लगे हुए दिखाई पड़ेंगे तो एपिथेलियम का नाम लिख देंगे स्टीरोसीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। कहां मिलेगा, एपिडिडिमिस के अंदर और वॉस डिफरेंस। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वॉस डिफरेंस की जो एपिथेलियम है वो कौन सी है, तो याद रखिए कॉलुमनर एपिथेलियम की आपके पास मॉडिफिकेशन दैट इज स्टीरोसीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम।
तो ये भी चीज आपको ध्यान देते हुए चलना है। चलिए, उसके बाद आया आपके पास दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड आपके पास एपिथेलियम। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या चीज है, देखिए होगा क्या, यहां पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मान लीजिए आपके पास, मैं अभी एक नॉर्मल चीज आपको बनाकर दे, मान लीजिए ये क्यूबॉइडल टाइप के आपके पास सेल है, ठीक है। अब क्यूबॉइडल टाइप के सेल की खासियत है कि आपके पास जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से हर साइड की ओर को वो बराबर होगा, सेंट्रली प्लेस्ड आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। तो ये तो सिंपल आपके पास एक क्यूबॉइडल टाइप का एपिथेलियम हुआ। मान के चल रहे हैं, अभी सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपके पास क्यूबॉइडल टाइप का सेल अब इलोंगेट कर जाए, तो अब ये कौन सा सेल बन गया, ये कॉल्यूमिनर। मान लीजिए ये वाला सेल भी इलोंगेट कर गया, तो कैसा बन गया, कॉल्यूमिनर। सेम आपके पास अगले वाला सेल है, ये भी कैसा बन गया, अब आपको दिखाई पड़ रहा है कॉल्यूमिनर। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब आपको देखने में क्या लग रहा है, अब आपको देखने में ये लगेगा कि ये पर्टिकुलर जो सेलुलर लेयर है ये वाली, ये अलग हो गई, और ये जो सेलुलर लेयर है वो देखने में आपकी अलग हो गई। तो कितनी लेयर ऑफ सेल्स आपको दिखाई पड़ रही है, एक लेयर ये दिखाई पड़ रही है और एक लेयर आपको सेल्स की ये दिखाई पड़ रही है। क्या ये पूरी तरह से सही है कि हम ये कहें कि आपके पास जब एक सेल जो इलोंगेट कर दूसरे टाइप का सेल बन गया, तो हम ये कहना शुरू कर दिए कि कहीं ना कहीं आपके पास मल्टीपल लेयरिंग होना शुरू हो। क्या ये मल्टीपल लेयरिंग है, नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही लेयर में जो पड़े हुए सेल थे वो कुछ लंबे हो गए और कुछ सेल अभी छोटे रह गए हैं, लेकिन है तो आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल ही ना, चाहे वो सेल इलोंगेट कर जाए चाहे वो सेल इलोंगेट ना करें। तो कुछ आपके पास लंबे सेल दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ सेल आपको छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको देखने में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मल्टीपल लेयर ऑफ सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसी पर्टिकुलर एपिथेलियम को जहां पर आपको यहां पर देखने में ऐसा लगता हो कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल हो सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पर सेल जो है वो इलोंगेट कर गए कुछ एक सेल और कुछ सेल छोटे रह गए, तो देखने में हमें ऐसा लगा कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं, लेकिन अदरवाइज आपके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल ही आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी यूनिलेयर्ड ही टाइप का एपिथेलियम हुआ। अब ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, अब इससे फायदा क्या हुआ जरा सा, है ना। सूडो का मतलब होता है फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई पड़ रही है। फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब हमें एक तरह से अचंबा हो गया कि आपके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो मल्टीपल लेयर आपको दिखाई देना शुरू हो गई है, जबकि मल्टीपल लेयर एज सच में नहीं है, क्योंकि सेल की सिर्फ इलोंगेशन हुई है कुछ की, और कुछ सेल आपके पास छोटे रह गए हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है नेचर के अंदर कि किसी जगह पर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दिया होता है। देखिए इसलिए ऐसा है कि मान लीजिए किसी एक ऑर्गन के अंदर मान के चलते हैं कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और उसके साथ जब ट्रांजिशनली दूसरा ऑर्गन अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो उसमें आपके पास सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मिल रही है। तो जब ट्रांजिशन का पार्ट आएगा ना कि मीन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कॉलमनर एपिथेलियम की ओर को जाना होगा, तो बीच में आपको धीरे धीरे कर मॉडिफिकेशन होती हुई दिखाई पड़ेगी, और जहां पर मॉडिफिकेशन आपके पास होती हुई दिखाई पड़ेगी वहां पर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज पक्का से ध्यान देते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की खासियत क्या है। खासियत है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यूनिलेयर्ड ही टाइप की आपके पास सेल्स दिखाई पड़ेंगी, लेकिन क्योंकि सेल जो है कुछ लंबे हो गए कुछ छोटे लग गए, इसीलिए आपको देखने में ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर तो नहीं है कहीं पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये भी चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। जैसा यहां पर आपको दिखाई पड़ा, देखिए ये सेल जो है इसकी लेंथ छोटी रह गई है, ये सेल की लेंथ छोटी रह गई है, तो हुआ क्या, कुछ सेल लंबे हो गए कुछ सेल जो है आपके छोटे रह गए, तो देखने में ऐसा लगा कि हो सकता है मल्टीपल लेयर टाइप की आपके पास यहां पर अपीयरेंस हो, लेकिन आपके पास एग्जैक्टली में सिंगल लेयर ही आपके पास प्रेजेंट है। कुछ सेल छोटे हो गए कुछ आपके पास बड़े हो गए, तो आपके पास इसी तरह से देखने में आपको ये चीज दिखाई पड़े। अब देखिएगा मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन में पहला आया सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल स्मूथ है, उसके सरफेस के ऊपर कोई भी सीलिया आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो एग्जांपल है दैट इज पैरोटिड सलाइवरी डक्ट जो है वो आपके पास, और जो आपका मिडल पार्ट है मेल यूरेथ्रा का वो भी आपके पास कैसा है, सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम से बना हुआ।
पैरोटिड ग्लैंड की जो आपके डक्ट होती है उसको एज सच में स्टेंसन्स डक्ट कहा जाता है। तो स्टेंसन्स डक्ट बेसिकली उसमें जो एपिथेलियम वो आपके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। उसके बाद दूसरी आई आपके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर। अब सिंपल सी बात है, ग्लैंडुलर जब वर्ड यूज कर दिया हमने तो इसका मतलब हुआ कि सेल के सरफेस के ऊपर गॉबलेट सेल अब लग जाएंगे, और सीलिया तो लगे हुए हैं और फॉर स्ट्रेटिफिकेशन भी है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहां पर मिल रहा है जी आपको? दैट इज इन द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि ट्रैकिया के अंदर जो एपिथेलियम होती है वो एपिथेलियम कैसी है? तो वह आपके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के अंदर आपको ये मिलती है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। जरा ध्यान दें, यहां पर हम स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम के बारे में डील कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम में पहला एपिथेलियम लिखा हुआ है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। देखिए, सेंसरी एपिथेलियम से आप क्या समझे? ऐसा पर्टिकुलर एपिथेलियम जो किसी चीज को सेंस कर सकता है। मीन बाय उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, जो कहीं ना कहीं सिग्नल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती हैं और कुछ चीजों में आपको हेल्प करती हुई आपको दिखाई पड़ती हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास ये न्यूरो सेंसरी सेल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये न्यूरो सेंसरी सेल है। अब यहां पर आप दिखाई देखेंगे तो ये आपके पास नर्व फाइबर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और यही नर्व फाइबर जो है वो कहीं ना कहीं सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर जाते हैं, जहां पर इंटरप्रिटेशन होती है कि वो सिग्नल किस तरह का है। तो देखिएगा, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम में एग्जांपल आते हैं, दैट इज गस्टेटरी एपिथेलियम। गस्टेशन का मीनिंग होता है टेस्ट को सेंस करने में जो हेल्प करते हैं। अब देखिए, टेस्ट को सेंस करने का काम किसका है? टंग का। टंग में जो एपिथेलियम है वो आपके पास न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम है, और वहां पर न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम का स्पेसिफिक नाम क्या लिखा जाता है? दैट इज गस्टेटरी एपिथेलियम है। तो जो आपकी टेस्ट बड्स होती हैं टंग में, वो आपके पास कहीं ना कहीं खट्टा, मीठा, कड़वा सब चीजों के बारे में आपको बताती हैं। वो आपको कैसे पता लगता है? क्योंकि वहां पर जो एपिथेलियम है वो गस्टेटरी एपिथेलियम है। गस्टेटरी एपिथेलियम मॉडिफाइड एक तरह से आपके न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम की टाइप है, जो आपके पास कहीं ना कहीं उसके अंदर जो न्यूरॉन पड़ी हुई है वो सिग्नल्स आपके पास कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर लेकर जाती हैं, और वही आपके पास कहीं ना कहीं टेस्ट सेंस की आपके पास इंटरप्रिटेशन करती हुई आपको दिखाई पड़ती है। दूसरा आती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये भी आपके न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम की एक टाइप है, जो आपके पास ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल के बारे में हमें बताना, स्मेल सेंसेशंस के बारे में आपको रिसीव करने में आपको हेल्प करते हुए दिखाई पड़ना। तो जो आपके पास ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, नेजल म्यूकोजा जो होता है, नोज के इंटरनल पार्ट के मैं बारे में बात कर रहा हूं, वहां पर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है स्केनिडेरियन मेम्ब्रेन। तो स्केनिडेरियन मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मेल को सेंस करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती हुई आपको दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर में आपने कॉक्लिया के बारे में पढ़ा होगा। तो कॉक्लिया बेसिकली हेल्प किस चीज में करती है? आपके कॉक्लियर हेयर होते हैं उसके अंदर, वो कॉक्लियर हेयर आपको साउंड को परसीव करने में आपको हेल्प करते हैं ना, सुनने में आपको हेल्प करते हैं। तो जो आपके पास इंटरनल ईयर है उसके अंदर जो आपके पास कॉक्लिया पाया जाता है, वहां पर भी आपके पास यही न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम आपको मिलती है। इसके अलावा आपको देखने में हेल्प कौन करती है? बेसिकली आई। तो आई के अंदर बेसिकली क्या होती है? रेटिना। तो रेटिना जो है वो बेसिकली आपके पास कहीं ना कहीं न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम उसके अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो देख पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते। सेकंड आपके पास यहीं पर आती है स्पेशलाइज में, दैट इज मायो एपिथेलियम, जो आपके पास स्वेट ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं उनके अंदर आपको मिलती है। मायो का मतलब होता है मसल की मॉडिफिकेशन, है ना। मायो एपिथेलियम मसल की मॉडिफिकेशन से एपिथेलियम बनी है। तो ये आपके पास मेमोरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होते हैं, उनके अंदर आपके पास मायो एपिथेलियम स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम जो आपके पास प्रेजेंट होती है। इसके अलावा थर्ड दैट इज पिगमेंटेड एपिथेलियम आती है। तो पिगमेंटेड एपिथेलियम जो बेसिकली अगेन इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो आपके पास रेटिना ऑफ द आई के अंदर आपको मिलती है। तो क्लियर हो गई जी ये भी चीजें। उसके बाद आती है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। अब जरा तक ध्यान दीजिए, कंपाउंड एपिथेलियम को दो पार्ट के अंदर यहां पर डिफाइन किया है, एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरी नॉन ट्रांजिशनल एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खासियत है ये स्ट्रेचेबिलिटी की पावर रखता है। मीन बाय एक तरह से प्लास्टिक होती है ना, तो प्लास्टिक क्या कर सकती है? स्ट्रेच कर सकती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी स्ट्रेच कर सकता है। अब वो स्ट्रेच क्यों कर सकता है? एक कारण नंबर 1 ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अब सुनिए, सिंपल सी बात है, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एक तरह से नॉन लिविंग टाइप की मेम्ब्रेन थी, क्योंकि उसमें कोई सेल नहीं पाए जा रहे थे।
अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तरह से एब्सेंट हो गई, तो सेल को अपनी पोजीशन से मूव करने के लिए दूसरी पोजीशन के लिए आपको स्पेस मिल गई, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन रोकती थी सेल को। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल क्या कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, और सेल अगर स्ट्रेच कर सकता है तो ये वाला एपिथेलियम कहलाएगा ट्रांजिशनल टाइप का एपिथेलियम। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशनल टाइप के एपिथेलियम को यहां पर दूसरे नाम से जाना जा रहा है, दैट इज यूरोथीलियम। अब यूरोथीलियम क्यों कहा ट्रांजिशनल एपिथेलियम को, वो इसलिए क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की स्ट्रेचेबिलिटी की जो पावर है वो कहीं ना कहीं हम यूरिनरी सिस्टम के अंदर ही यूटिलाइज होते हुए देखेंगे। कैसे, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर करता है, तो यूरिन को कैसे स्टोर कर सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि स्ट्रेचेबिलिटी की पावर होगी अगर आपके पास यूरिनरी ब्लैडर में, तभी ऐसा हो पाएगा ना। तो उस पर्टिकुलर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नेचर ने ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको दी हुई है। इसके अलावा जो आपकी पर्टिकुलर किडनीज होती हैं उसमें आपके पास रीनल कैलिसिस होते हैं, तो रीनल कैलिसिस में माइनर कैलिसिस आते हैं, उनके अंदर भी पर्टिकुलर आपके पास यही पर्टिकुलर टाइप का एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको मिलता है। इसके अलावा जो यूरेटर होती है, यूरेटर में भी आपको पर्टिकुलर यही टाइप का एपिथेलियम मिलती है। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमल पार्ट है मेल यूरेथ्रा का, वहां पर भी आपको यही ट्रांजिशनल टाइप की एपिथेलियम आपको मिलती है। देखिए ये सारा जो मैंने यहाँ पर चीज लिखा हुआ है ये वही चीज लिखी हुई है, कोई अलग से चीज नहीं लिखी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या यहाँ कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइन करती हुई आपको दिखाई पड़ रही है, नहीं मिल रही है। नीचे अगर आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है तो बीच में आपके पास में एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी, क्या यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नहीं है। तो सेल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़े हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और ये सेल स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अब, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गई है। तो क्लियरली इंडिकेशन है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो आपको कहीं ना कहीं स्टोरेज का पर्पस आपका सॉल्व करते हुए नेचर ने आपको यहां पर इस एपिथेलियम के थ्रू करवाया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए।